हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल एएस एडू हब पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान बन रहा था और जो फाइंडिंग फादर्स थे उन लोगों ने इंडिया के प्रीवियस हिस्ट्री को बहुत अच्छे से देखा हुआ था। बहुत पढ़े लिखे लोग थे और उन्हें ये भी पता था कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मेनली शेड्यूल कास्ट के साथ कैसे मतलब व्यवहार, गलत व्यवहार होता है और किस तरीके से दबाया जाता है। चीजें बहुत मतलब वर्स्ट कंडीशन में कई जगह पे देखी गई। तो इसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे रेफरेंस के आर्टिकल्स भी हम देख सकते हैं। जैसे आर्टिकल हम जानते हैं 17 है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे 15-16 में भी रिजर्वेशन की बातें हैं और आप देख सकते हैं जाकर के वहां पर। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ने बाद में रिजर्वेशन वगैरह लगाया और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जहां पे पहले ही हमने बता दिया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया जाएगा। वैसे ही हमारे संविधान में जब बन रहा था संविधान, तो ये भी हमने लागू किया कि एक कमिश्नर या एक ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर बैकवर्ड क्लास होंगे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, कि किस तरीके से उनके साथ किसी भी तरीके से शोषण ना हो या क्या प्लानिंग किया जाए जिससे वो उनका अपलिफ्टमेंट सिक्योर हो सके। जो समाज के दबे हुए लोग हैं या किसी तरीके से हमारे इस ग्रोथ में पीछे छूट गए हैं, तो इस तरीके से उन व्यवस्थाओं के तहत आज हम देखने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब एग्जैक्टली ये क्या है? पहले एससी एसटी साथ में थे, ओबीसी साथ में थे, फिर धीरे से शेड्यूल ट्राइब को अलग किया गया, मतलब जो कमीशन बना। तो देखिए ये क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्लियर है? एक संवैधानिक संस्थान है, संवैधानिक व्यवस्था है, मतलब संवैधानिक बॉडी है। आप ऐसे याद रखिए। किसके लिए? तो सेफगार्ड के लिए। किसके सेफगार्ड के लिए? शेड्यूल कास्ट। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों के लिए था, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब रूट कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। रूटेड इन आर्टिकल 338। अब इसमें अमेंडमेंट हो गया 338 ए बी। आप आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा आगे। तो ए बी की बातें हो गई है। ये रूट में 338 था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, बेसिस क्या है इसका? तो गवर्निंग आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस द एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर है? मतलब जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे कमीशंस बनाए जाते हैं, वुमेन कमीशन, चाइल्ड कमीशन, है ना? तो ये सारे जो कमीशन है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये हमारे पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। जबकि यह जो व्यवस्था है ये सीधे संविधान में है और कोई भी ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोई भी प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास आर्टिकल है। अब क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना कि आर्टिकल्स के साथ साथ पार्ट पूछ दिए जाते हैं कि किस पार्ट में है, कहां है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये पार्ट 16 के अंतर्गत है। पार्ट 16। अब रोमन वाला है वो आप सही कर लेना, क्योंकि जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो रोमन गिनती लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। नॉट अ स्टैट्यूटरी वन, दिस डिस्टिंक्शंस मैटर। ठीक है? मैटर्स। इट ऑथोरिटी derives डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम द एक्ट ऑफ नॉट फ्रॉम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कुल मिलाकर के ये है कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये कैसे बना है? एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के आर्टिकल से डायरेक्टली ऐसा आर्टिकल में प्रोविजन किया गया है कि एक कमीशन बनेगा। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। वो कमिश्नर की बहाली थी, बाद में उसको कमीशन कर दिया गया और ये चीजें चेंज हुई। ठीक है? की फैक्ट्स क्या है? तो देखिए आप, अ सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज क्रेव्ड आउट बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये याद रखना कि पहले साथ में काम कर रहा है, फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा और उस समय से ये क्या बन जाएगा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है? और इन्हीं में अटैच रखा जाएगा किसको? अदर बैकवर्ड क्लास। और आप जानते हैं एंग्लो इंडियंस की भी बात की गई है इसमें। तो कभी क्वेश्चन आएगी किसके बारे में नहीं था रूट कॉन्स्टिट्यूशन में? तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, ओबीसी और एंग्लो इंडियंस की भी बातें हैं इसमें। तो ऐसे याद रखना। 2003 से जो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, इसको शेड्यूल कास्ट बोला गया और ओबीसी तब भी इसमें रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग 102वां संविधान संशोधन करेंगे, मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेंगे 2018 में, और फिर ओबीसी को भी अलग कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्था है। ठीक है? बाइफर्केटिंग द अर्लियर जॉइंट SC/ST बॉडी। क्लियर है? द कमीशन फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2014, मतलब 2014 बोल रहा हूं 4। तो ये 2003 के एक्ट में, मतलब 2003 में एक पास हुआ और 4 से ये
अपने वर्किंग में आ गया। ऐसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये वो मामले हैं जो हमेशा न्यूज में, और जरूरी भी है, न्यूज में तो छोड़ दीजिए, ये समाज के लिए भी, अगर सोसाइटी के बेसिस पे आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है और उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया, चाहे रूट कॉन्स्टिट्यूशन में हो या भी हो, तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली हम लॉ तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे जीके वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब हम जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन वहां पे वेटेज, मतलब मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं वो क्वेश्चन बनाऊंगा जो समाज से बहुत जुड़ा हुआ है। मतलब जनरल नॉलेज की बात हो रही है ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज तो लेना ही है, ठीक है, लेकिन जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, जहां पे किसी के विकास डेवलपमेंट की बात की जाए, ठीक है। तो ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, एवोल्यूशन फ्रॉम स्पेशल ऑफिसर टू फुल कमीशन, क्लियर है। अब मैंने बोला कि रूट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था, स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी, कमिश्नर की बात की गई थी, बाद में धीरे धीरे इन्होंने बोला ठीक है इसको एक कमीशन के फॉर्म में बना दिया जाए, तो ये परमानेंट कमीशन के फॉर्म में बनाया गया, फिर कमीशन काम करने लग गया। तो ये आप याद रखेंगे, ओरिजिनल प्रोविजन क्या है, ये हमसे पूछा जाता है कि क्या रूट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें थी, तो नहीं। रूट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, आर्टिकल 338 प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेशल ऑफिसर, जिसको हम कमिश्नर कह लो आप, फॉर SCs एंड STs रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट, क्लियर है। मतलब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट के असेसमेंट के लिए, या प्रेसिडेंट के क्या क्या इंप्लीमेंटेशन करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, आर्टिकल 338 के अंतर्गत। अब इसमें क्या होता है, 1978 में गवर्नमेंट क्रिएटेड अ नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन अलोंग साइड द कमिश्नर सिस्टम, क्लियर है। मतलब कमिश्नर सिस्टम को ही अपनाते हुए इन्हें एक मल्टी मेंबर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म कर दिया, कब, 1978 में। और फिर इसके बाद क्या होता है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसमें ये बोला गया स्पेशल ऑफिसर रिप्लेस्ड बाई अ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, अ प्रॉपर मल्टी मेंबर बॉडी विथ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंडिंग, ठीक है। संविधान के उसी आर्टिकल का सहारा लेते हुए, आर्टिकल 338 का सहारा लेते हुए हमने एक क्या किया, अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और फिर यहां से क्या किया कि एक पूरा नेशनल कमीशन बना दिया, किसके लिए, फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग की व्यवस्था यहां से की गई। और जो स्पेशल ऑफिसर था उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। संवैधानिक ग्राउंड था इसका, ये भी याद रखेंगे। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, कब, 2003 में, हम जानते हैं। और कमीशन बाइफॉर्गेटेड जानते इसलिए हैं कि पहले ही स्लाइड में हमने वो चीज डाल रखा है। तो कमीशन बाइफॉर्गेटेड इनटू NCSC आर्टिकल 338 एंड NCST आर्टिकल 338A, NCSC बिकम ऑपरेशनल इन 2004। अभी हम जानते हैं 2003 में 89वां संविधान संशोधन आया, और 89वां संविधान संशोधन आकर के क्या करता है, इस कमीशन को बाइफॉर्गेट कर देता है। मतलब नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST जो था उसमें दो बना दिया गया, एक तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल ऐड कर दिया गया, क्या आर्टिकल ऐड हुआ, 338A। ये किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, क्लियर है, ये ध्यान रखना। और यहां से क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट, मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए काम कर रहा है। अभी भी इसमें OBC एडेड है, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कौन कमीशन रिकमेंड करता था गवर्नमेंट को, तो SC जो था ना, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट, उसी के तहत किया जाता था। एंग्लो इंडियन को भी इसी में डाला हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। हम SC की बात कर रहे हैं जो कमीशन पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट आपको ये तो समझ आ गया होगा कि प्रेसिडेंट के पावर में है, प्रेसिडेंशियल पावर में है, जो भी प्रेसिडेंट होंगे या होंगी, ठीक है, उनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। तो हु सिट्स ऑन द कमीशन, तो देखिए ये क्या है, ऑल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट के एक सील लगे हुए, हैंड एंड सील से पूरे ऐसा ज्वाइनिंग लेटर जाएगा उनका। ये इसको आपको याद नहीं करना है फॉर्मेट, ये तो हमने डाल रखा है, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें प्रेसिडेंट का साइन हो, उनके नाम लिखे हो, पोस्ट डेजिग्नेशन लिखा हुआ हो, ठीक है, वहां पे स्टैंप भी लगा हुआ हो, तो सील एंड साइन से जाएगा एक वारंट, और वारंट के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाएगा। किसको, सारे मेंबर्स और जो चेयरमैन है वो, ठीक है, मतलब जो भी मेंबर हैं इनके, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो भी होंगे सब।
टेन्योर क्या है, इन जनरल टर्म 3 ईयर, ये याद रखना है, यहाँ पर टेन्योर जो हमने लिखा है वो इन जनरल टर्म में 3 ईयर है, ठीक है, विथ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब एक बार 3 साल के लिए अपॉइंट हो गए, फिर उसके बाद 3 साल के लिए और अपॉइंट हो जाएंगे एक बार, तो कुल मिलाकर के 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड बाई द प्रेसिडेंट, ये सब किसके ऊपर होगा, तो प्रेसिडेंट के ऊपर होगा कि इनके सर्विस कंडीशन क्या होगा, कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सारा प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के पूरे प्रेसिडेंट के कंट्रोल में काम करता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें होगा कौन कौन कंपोजिशन में, तो एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 मेंबर होंगे। कुल मिलाकर के 1+1+3 का रेशियो है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक 3 मेंबर, कुल मिलाकर के 5 लोगों से यह कमीशन बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, तो 5 लोग हैं, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 3 मेंबर हैं, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन, इनके नाम भी जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप देख लेना कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी जो बना है या ओबीसी जो बना है उनके चेयरमैन कौन है। पोर्टफोलियो अगर आपको याद होना चाहिए, अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं या न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। देखते हैं आगे समय अगर मिला तो ट्राई करूंगा कि न्यूज भी आपके मैं डाल दिया करूं ताकि आपको चीजें थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाए। देखिए फंक्शन अंडर आर्टिकल 338 क्या है, तो इनके काम क्या क्या होंगे, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। कुल मिलाकर के जैसे मान लो कि कोई मामला आया है या कोई मामले को जांच करना हो तो जांच का पूरा मामला इनके पास है, ये जांच कर सकते हैं। देखिए ऑल मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट। लेकिन किसके लिए भाई, शेड्यूल कास्ट के लिए बना है, तो शेड्यूल कास्ट के मैटर में करेंगे, ठीक है। ओबीसी का भी पहले करते थे, वो भी हटा दिएगा 2018 से। इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स, अब जैसे मान लो इनके पास जो भी कंप्लेन वगैरह आए हैं उनकी इंक्वायरी करना, उसके लिए समन करना, एविडेंसेस इकट्ठा करना, ठीक है, तो ये सारा काम है इनका। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्रिविएशन ऑफ एससी राइट्स एंड सेफगार्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के संविधान के तहत उनको उनका सेफगार्ड, उनका राइट्स जो है वो सिक्योर रहे, अच्छे से डेवलपमेंट होता रहे, किसी भी एससी एसटी के साथ किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिस नहीं किया जाए किसी के द्वारा, ठीक है। तो इन चीजों को बचाने के लिए यह संविधान के तहत बनाया गया है कमीशन हमारा, याद रखेंगे। पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, अब देखो जैसे मान लो कि गवर्नमेंट में कुछ पढ़े लिखे लोग, मतलब गवर्नमेंट में बात कर रहा हूं नेता नगरी की, पढ़े लिखे लोग तो कम ही है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम से कम ये लोग रहेंगे तो अच्छे अच्छे सुझाव तो देंगे, और सुझाव देंगे तो फिर उनके और इनसे बिना पूछे कोई प्लान भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर सारी चीजें इनसे पूछ के इनके रिकमेंडेशन से हो रहा है और ये लोग एक्सपर्ट हैं ही, अगर प्रेसिडेंट बुलाए हैं तो इनके रिकमेंडेशन से डेवलपमेंट सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा शेड्यूल कास्ट का, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। एडवाइस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक मतलब पैसे मॉनेटरी बेसिस पे, सोसाइटी बेसिस पे, हर तरीके से इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे ऑफ एससी एंड इवेल्युएट प्रोग्रेस अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन लगाया गया है सोशियो इकोनॉमिक या जिस भी तरीके का, क्या उससे इनका विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, विकास के दायरे में नीचे रह गए हैं, इन चीजों को यहाँ पर सेफ सिक्योर किया जाएगा, देखा जाएगा, एवेल्युएशन उसका होगा कि क्या जो इंप्लीमेंटेशन हमने लगाए थे या सरकार को रिकमेंड करके लगवाए थे उनका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आया है, या अभी भी जो पिछड़ा था वो पिछड़ा ही है, उनके साथ जो माल प्रैक्टिस होता था, जो बुरे बर्ताव होते थे वो हो ही रहे हैं, या चीजें सुधरी हैं और क्या क्या सुधार करना है, तो वो सारा काम इनका होगा, इनके तहत किया जाएगा, ठीक है। सबमिट रिपोर्ट्स एंड रिकमेंड, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मतलब टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कई बार ऐसा लगे कि कहीं बोर तो नहीं हो रहा हूं मैं, लगातार प्रवचन जैसी चल रही है क्लास, पर मेरा मोटो ये है कि टाइम पास आपका ना हो, ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट मिल जाए कम समय में और आप अच्छे से चीजें तैयार कर लें। बाकी आप देख लीजिए, आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे। एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशंस फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड। अब देखिए एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं वो सब किसके लिए, कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता रहे, चीजें सक्सेसफुली लागू होती रहे, जो भी प्लान, जो भी योजनाएं, जो भी चीजें लगाई जा रही हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, वो सही से लगे और विकास होता रहे, विकास के लिए जरूरी है, और उनकी सेफगार्ड मतलब उनकी सेफ्टी बनी रहे। मतलब कुल मिलाकर के डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं यहाँ पे, ताकि ये पिछड़े नहीं और अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो आगे बढ़ता जाए, ठीक है। पावर कैसा है इस कमीशन का, तो ये सिविल कोड जैसा काम करता है। सिविल कोड के पावर आपको पता होंगे,
किसी को समन करना, किसी को बुलाना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, एविडेंसेस को चेक करना, ठीक है, एफिडेविट लेना, साथ में ओथ लेना कि भाई हाँ जो कहूंगा सच कहूंगा, या मैं शिवगामी, ऐसा नहीं शिवगामी नहीं, मजाक कर रहा था मैं, ऐसा कि मैं ओथ लेता हूँ, ये मैं इस जो भी धर्म के लोग होते हैं, देखते हैं आप कोर्ट अगर जाते हैं तो उनके धर्म ग्रंथ को रखवा करके ओथ दिलवाया जाता है कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और फिर लोग फिर झूठ बोलने लग जाते हैं। तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं पापी लोग, देखिए। तो while investigating complaints, the NCSC National Commission for Scheduled Caste exercised the power of a civil court, giving it its progress legal teeth। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये सिविल कोर्ट जैसा काम करता है, आप ऐसे याद रखिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, समन एंड इनफोर्स अटेंडेंस। समन मतलब होता है किसी भी इंसान को बुलाने के लिए ऑर्डर देना, तो इनको बुलाया जाएगा और उनको बुला करके उनके अटेंडेंस को सिक्योर किया जाएगा, क्योंकि आएंगे तभी तो उनसे पूछताछ होगा कि भाई क्या है, कैसा है। जो मान लो कोई गवाह हो या कुछ भी हो तो उनको बुलाना तो पड़ेगा ना। तो देखिए, कंपेल पर्सन्स टू अपीयर बिफोर द कमीशन, ठीक है, कमीशन तक उनको बुलाया जाएगा। रिकॉर्ड्स ऑन टेस्टिमनी फ्रॉम विटनेस, क्लियर है, उनके रिकॉर्ड्स लेना, उनको ओथ दिलवाना, ये सारा काम। तो एग्जामिन ऑन ओथ, क्लियर है। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑर्डर प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, क्लियर है। कुल मिलाकर के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको देखना, उनका इंस्पेक्शन करना कि सही साठ है, कहाँ दिक्कत है, क्या है, चीजें ढूंढना, छानबीन करना, ये इनका काम होगा, ठीक है। रिसीव एफिडेविट एविडेंस, कुल मिलाकर के एक्सेप्ट एविडेंस सबमिटेड इन एफिडेविट फॉर्म, क्लियर है। जो भी एविडेंस वगैरह होंगे एफिडेविट उनका करवाना और उनको ले करके उनका एग्जामिनेशन करना, उनकी छानबीन करना, क्लियर है। रिक्वेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स, रिक्वायर एनी कोर्ट और ऑफिस टू सप्लाई ऑफिशियल रिकॉर्ड, बट ऑब्वियस ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि द कमीशन में ऑल्सो रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, मतलब एक बात और याद रखना कि इस कमीशन के पास अपने प्रोसीजर करने के लिए आजादी है कि वो किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरीके का मतलब ये नहीं है कि किसी एविडेंस को पकड़ के पीटना, मारना, कूटना, ऐसा नहीं। प्रोसीजरल फ्रीडम है कि तरीका क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, ये चीजें इनके पास, इनको फ्रीडम मिला हुआ है। अ मार्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, अब इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस होगा तो ये सक्सेसफुली अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रिपोर्ट प्रोसीजर क्या है फ्रॉम कमीशन टू लेजिस्लेचर। अब कुल मिलाकर के क्या है कि कमीशन ने पूरा अपना जांच किया, पड़ताल किया, काम किया, गए लोकल लेवल पे जांच वांच करना था, जो भी वो सब सारा काम किया इनने पाया कि ये बहुत हमारे मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इनने बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचे, प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, रिपोर्ट इनके पास थोड़े रहेगा। तो इसलिए क्लियर कट ये मेंशन्ड है कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट, या पहले भी लगता है कि जैसे मान लो कोई मैं काम कर रहा हूं, मेरे को SC/ST कमीशन का या शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया, और मैंने कोई जांच वांच की और मेरा रिपोर्ट साल भर में देना था, 2 महीने में ही कंप्लीट हो गया, अच्छे से काम किया, ईमानदार आदमी बन के, तो क्या होगा, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि साल भर में ही दिया जाएगा, जनरल टर्म के लिए यूज कर दिया जाता है कि एनुअल रिपोर्ट किसको देते हैं, ये तो प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे या करेंगी, जो भी, मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी के साथ आप ध्यान रखना कि मतलब मेल फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे या करेंगी, वो लेजिस्लेचर में, मतलब हमारे इधर गवर्नमेंट के पास, मतलब लोकसभा में या हाउस में, दोनों हाउस में रखवाएंगे। तो आप इसको हाउस याद रख लो, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट में रखा जाएगा आप ऐसे याद रख लो। या मान लो अगर वो स्टेट से संबंधित है, कोई एक इन रिकमेंडेशन दिया कि यूपी में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी विचार करने की जरूरत है, और प्रेसिडेंट ने बड़ा बोला एकदम बहुत बढ़िया बात है, इसको तुरंत एक काम करता हूं, ये रिकमेंडेशन किसको पहुंचाएंगे, तो प्रेसिडेंट का कम्युनिकेशन किससे है, गवर्नर से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट। और गवर्नर फिर उसको क्या करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में रखवा देंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर को जो भी इनके रिकमेंडेशंस होंगे वो या तो मानना पड़ेगा, और नहीं मान रहे तो कारण देना पड़ेगा। यहां भी पार्लियामेंट को कारण देना होता है कि इनके रिकमेंडेशंस, मतलब नेशनल कमीशन फॉर SC जो है उसके रिकमेंडेशन को इनने क्यों नहीं माना है, क्या कारण है नहीं मानने का, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ठीक है। ये प्रोसीजर इसलिए किया गया है कि कमीशन पूरा मिलकर के काम किया है और उनके किए कराए पे पानी नहीं फेरा जाए। तो देखिए यहां पर है कमीशन रिपोर्ट, कमीशन सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। एनुअल रिपोर्ट मैंने समझा दिया, जरूरी नहीं है कि ये ईयरली हो, जल्दी भी हो सकता है। प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेंगे और प्लेस रिपोर्ट विथ
मेमोरेंडम ऑन एक्शन टेकन। मेमोरेंडम ऑन एक्शन टेकन मतलब वही मैंने बताया कि इनको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नहीं कर रहे हैं तो इनको बताना पड़ेगा कि किस वजह से इनके रिकमेंडेशंस को इन्हें ठुकराया है। और अगर बात स्टेट की है तो स्टेट लेवल फॉरवर्डिंग किसको होगा, तो प्रेसिडेंट फॉरवर्ड रिपोर्ट टू गवर्नर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, और गवर्नर को देंगे और गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको रखेंगे और फिर वहां पे डिस्कस डिबेट होगा, वहां पे पूरा एक मेमोरेंडम उनने भी करना है वैसा ही, और फिर वो पास अगर हो जाता है, मतलब पास क्या नहीं रिकमेंड एक्सेप्ट किया जाता है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जनरली कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतने मेहनत से रिपोर्ट बना है तो उसका तो करना पड़ेगा। तो ये दो प्रोसीजर है, मतलब ये पूरा ऐसा नहीं घूम रहा है, प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट गया, दो तरह का रिपोर्ट जाएगा, एक जाएगा नेशनल रिपोर्ट, मतलब केंद्र सरकार को क्या करना है, तो केंद्र सरकार की चीजें कहां रखवा देंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में, और राज्य सरकार की चीजें प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर रखवा देंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। क्लियर है, ये इतना सिंपल प्रोसीजर है, कोई बहुत नहीं है। दिस लेयर्ड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। क्लियर है, सेंट्रल और स्टेट लेवल्स दोनों पे क्या होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी वो होगी कि भाई आपको ये हमने रिकमेंडेशन दिया था, आपने क्या किया, इनको ये रिकमेंडेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनने क्या किया, और प्रेसिडेंट के नजर में है तो प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उस पर क्या क्या काम हो गया अभी तक, कितना प्रोग्रेस हुआ, सारी चीजें, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जब आप पूछ सकते हैं किसके थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, तो ये बराबर है। एम्बेडिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द कमीशन ओवरसाइट रोल। क्लियर है, देखिए अब क्या है, कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट। अब मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यकारी है कि जब भी कोई शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड डिसीजन या कोई इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा तो शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है उससे रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा सरकार को। देखिए बोथ द यूनियन, सरकार मैंने बोला है मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, आप ऐसे याद करोगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें। तो बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली required to consult the NCSC on all major policies matters affecting schedule caste। क्लियर है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड या उनको अफेक्ट करने वाले कोई भी मैटर हैं उनके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, किससे, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हो, नेशनल कमीशन फॉर एससी से करना पड़ेगा, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्म द कमीशन फॉर फ्रॉम अ पैसिव मॉनिटर इनटू एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन गवर्नेंस। क्लियर है, ये आपको पता चल गया कि मतलब इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा, जो भी इंप्लीमेंटेशंस होंगे गवर्नमेंट के मेजर इंप्लीमेंटेशंस वो इस कमीशन के बिना बातचीत किए, बिना सलाह किए नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि किसी भी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट है उनके राइट्स का वायलेशन नहीं हो, उनके अपलिफ्टमेंट में कहीं कमी ना आए, ये बढ़िया चीज है, ठीक है। व्हाई इट मैटर्स, तो देखिए इंश्योर एससी इंटरेस्ट आर एम्बेडेड एट पॉलिसी डिजाइन स्टेज, नॉट जस्ट इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है, create a formal channel from marginalized community to influence government decision। क्लियर है, marginalized communities को किसी भी तरीके से अपलिफ्टमेंट की बात की जा रही है, कोई भी अगर दबा हुआ समाज है तो उसके अपलिफ्टमेंट को सिक्योर करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश तो सबका है, सारे फंडामेंटल राइट्स सबके हैं, सबको इकोनॉमिकली स्टेबल बनना है। हमारे अगर हम देखेंगे पहली स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में हमने डाल रखा था हमारा प्रीएम्बल, तो वहां पे एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरीके के जस्टिस को सिक्योर किया गया है फॉर ऑल, मतलब भारत के सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आजादी सबको मिली है, ठीक है। नॉन कंसल्टेशन कैन बी साइटेड एज प्रोसीजरल चैलेंज टू द पॉलिसी वैलिडिटी। क्लियर है, बिना इनके अगर किया गया तो वो दिक्कत हो जाएगा। देखिए स्पेशल नोट, ओबीसी एंड 102 अमेंडमेंट, मैंने ये आपको पहले ही डिफाइन कर दिया, हिंट दे दिया था, अब उसको डिटेल में बता देता हूं। क्या होता है कि 102वां संविधान संशोधन लाया जाता है 2018 में, और कह दिया जाता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, रिलीफ ऑफ ओबीसी फंक्शन, मतलब ये पहले ओबीसी के सेफगार्ड के लिए, उनके लिए भी रिकमेंडेशन करते थे, अब क्या है कि ओबीसी के लिए भी अलग से कमीशन बन गया, तो ये ऐसे याद रखो आप। तो क्या किया गया, इसको रिलीव कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया कि अब आप अपना सिर्फ आपका एक ही फोकस है, क्या, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी वाज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 338B। मैंने बोला था 338 किसके लिए है, यहीं पे याद कर लो, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है एससी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति के लिए
राष्ट्रीय आयोग, फिर है 338A, ये है अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल ट्राइब, और 338B जो है ये किसके लिए, ये ऐसा नहीं है बी है डायरेक्ट, मैंने डस लगा दिया, आप थोड़ा याद रख लेना, ये है ओबीसी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्टिकल्स वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो देख लेना 102वां संविधान संशोधन 2018 के बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है यही काम करता था, किसके लिए, ओबीसी के लिए। यहाँ पे अलग व्यवस्था कर दिया गया अंडर आर्टिकल 338B, ठीक है। इसके पहले मतलब 2018 से पहले क्या था, तो until 2018 the NCSC also discharged function for other backward class a significant additional responsibility beyond its core SC mandate। क्लियर है, मतलब कुल मिलाकर के जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए भी ये रूल रेगुलेशन नॉर्म्स उनके जांच करना, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सरकार को सुझाव देना, ये सारा काम करते थे, अब अलग से उनके लिए बन गया। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अब तीनों के लिए अलग अलग 3 कमीशंस हैं, तो वो फोकस होकर के अपने काम को परफॉर्म करेंगे, ना कि डाइवर्सिफाइड रहेंगे, बहुत सारा काम उनके पास रहेगा तो वो उलझेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्विक रिवीजन, एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एट अ ग्लांस, मतलब एक झलक में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो आर्टिकल क्या है, 338, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द इंडियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मेंबर कितने हैं टोटल, 5, 1+1+3 ये हमने पढ़ा था, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर, और 3 ईयर का जनरल टर्म में टेन्योर है, 2 बार से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते। ये याद रखना, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। इतना अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका, मैं कहता हूं 70% काम तो इस स्लाइड से हो जाएगा, 60%, ठीक है। 2004 में क्या किया गया, सेपरेट सिंस 2004, किसके बाद, तो 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया था, मतलब कमीशन को अलग कर दिया गया था। सेफगार्ड राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर ऑफ एससी इंटरेस्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इसका काम है, ठीक है। सिविल कोर्ट पावर इसके पास पूरा, इसका पावर कैसा होगा, तो एक सिविल कोर्ट जैसा होगा, कैसे, किसी को समन करना, एविडेंस जुटाना, ठीक है, ओथ एफिडेविट लेना, ये सारा काम होगा। लीगली एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड एनफोर्स, क्लियर है। और जो इनके चीजें हैं उनमें डिसीजन लेना, उनको लागू भी करवाना, तो ये चीजें हैं। वॉचडॉग रोल क्या है, मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, कुल मिलाकर के जो भी रिकमेंडेशन थे, जो भी सरकार की पॉलिसीज थी फॉर शेड्यूल कास्ट, क्या वो सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उस चीज को सिक्योर करना, उस चीज को देखते रहना, और बार बार मीडिया में चीजें आते रहती हैं, आप देखते ही हो, तो वो चीजें होती रहेंगी, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के अंदर एक वो बना रहेगा कि नहीं काम करना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम चुन के आ गए और बस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चुन रहे हैं और 4-4 बार के पेंशन खा रहे हैं और इतने बड़े बड़े पेट करके घूम रहे हैं, ये नहीं करना है, काम करना है। तो नेता नगरी को ठीक ठाक रखा जाएगा, ठीक है। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, मैंडेटरी कंसल्टेशन ऑन एससी रिलेटेड पॉलिसीज, क्लियर है। अब आप जानते हैं पॉलिसी कोई भी बनेगा शेड्यूल कास्ट के लिए तो मैंडेटरी है कि इनसे पूछा जाएगा और इनके कंसल्टेशन के साथ ही बनेगा, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्विक रिवीजन बट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इधर से ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां के बाद मेरे को नहीं लगता कि कुछ और बचा है, बहुत छोटा सा चैप्टर, एकदम छोटे छोटे चैप्टर इधर, मतलब ऐसे ऐसे उड़ाने वाले, अगर बुक लेके बैठोगे तो तन 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 खत्म, मजा आ जाएगा। चलिए तो यहां पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।